Hello guys, very good evening to you people and welcome back to the another lecture of वर्ल्ड ज्योग्राफी। और आज जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे बिकॉज एक एक करके हम लोगों ने सारे कॉन्टिनेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी को ख़त्म नहीं कर देंगे, बेसिकली हम वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने अगेन देखो क्लाइमेट टाइप्स देख लिए, हमने दो पार्ट्स में इसको करा है। क्लाइमेट टाइप्स हम लोगों ने सारे देख लिए वर्ल्ड के। एंड देन आज जो जो हमने इससे पहले स्टार्ट किया था क्लाइमेट टाइप्स के बाद हमने जो चीज़ स्टार्ट करी थी दैट वाज फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है जी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड ये हम लोगों ने अब खत्म कर दी है। ठीक है जी, हम लोगों ने एक एक करके क्या किया था, एक एक करके कॉन्टिनेंट स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका देखा, उसके बाद हम लोगों ने साउथ अमेरिका देखा, देन वी मूव टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमने अफ्रीका देखा, फिर उसके बाद हमने यूरोप देखा, फाइनली एशिया देखा था। और आज मैं एक अपने लास्ट कॉन्टिनेंट सेवेंथ कॉन्टिनेंट के बारे में बात करूंगा, दैट इज द एंटार्क्टिका। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड इवेंचुअली इसके बाद जो है मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। हम लोग देन मूव करेंगे वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ को। ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज है, बोथ कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम लोग देखेंगे। हम लोग कन्वेंशनल रिसोर्स में देखेंगे कोल, आयरन और इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्स देखेंगे, कौन से रिसोर्स कहाँ पे मिलते हैं, कौन सा कंट्री किस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। देन हम लोग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कि वर्ल्ड में वो कहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो है अगेन लास्ट लास्ट लेक्चर लेना है जिसमें हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एंटार्क्टिका वाला काम जो है वो खत्म करना है। सो अगेन लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के बारे में बात करेंगे। सो अगेन व्हेन वी टॉक ऑफ एंटार्क्टिका, ये कहाँ पे मिलता है आपको, अगर मैं इसकी बात करूँ पोजीशन की, वर्ल्ड में पोजीशन की कहाँ पे, तो इट इज लाइंग इन दी सदर्न साइड। ठीक है, साउथ साउथ में मिलता है आपको 66.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड आपको देखने में मिलता है। एंड ये कंप्लीटली किसके अंदर मिल रहा है आपको, इट इज कंप्लीटली इंसर्कल्ड इन द एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल जो है आपका 66.5 डिग्री साउथ में मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द एंटार्क्टिक सर्कल। एंड एंटार्क्टिक सर्कल के अंदर आपको कंप्लीटली ये कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है। सो ये इसकी पोजीशन है, साउथ में मिलता है हमको एंड 66.5 डिग्री साउथ में आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, अगेन अगर हम इस कॉन्टिनेंट की बात करें तो हम लोग इसको इसका इसका जो नाम की अगर हम बात करें, दिस मीन्स एंटार्क्टिका। सो इट मीन्स एंट एंड आर्कटिक। ठीक है, सो दैट मीन्स अपोजिट टू आर्कटिक। सो आर्कटिक आपको कहाँ पे मिलता है, आर्कटिक जो है वो नॉर्थ में मिलता है एंड एंटार्क्टिका जो है वो आपको साउथ में मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज एंटार्क्टिक, मींस अपोजिट टू आर्कटिक। ठीक है जी, तो अगेन हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो इसकी ओशन देख लेते हैं फटाफट से, इसके कौन से ओशन मिलते हैं। अगेन इसके आसपास में जो एक ओशन मिलता है, दिस इज द ओशन कॉल्ड एज द सदर्न ओशन। ठीक है, सदर्न ओशन इसके आसपास में मिलता है। बट ये ओशन एज इन सच इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये ओशन जो है इट इज कंप्राइजिंग ऑफ द सदर्न पोर्शन ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन से एंड फाइनली जो है पैसिफिक ओशन। इन ओशियंस के कारण जो है, इन ओशियंस का जो सदर्न वाटर्स है उनको उसको मिला के जो है सदर्न ओशन आपका बनता है। ठीक है जी, सो अगेन जब हम एंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं तो अगर ओवरऑल इसकी साइज की बात करें तो अराउंड 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका जो है ओवरऑल एरिया है। एंड दैट इज व्हाई इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ये इसका जो है एरिया है। अगेन ये जो कॉन्टिनेंट है इट इज परमानेंटली कवर्ड विद आइस। यू कैन सी ये 66 डिग्री साउथ में मिलता है, तो यहाँ पे जाके अगेन आप देखते हो कि सन की रे जो है वो क्या है, वो ओब्लिक है एंड आइस के कारण बहुत ज्यादा एल्बिडो भी यहाँ पे देखने में मिलता है। तो हमेशा ये रीजन जो है ये क्या है, एनर्जी डेफिसिट रीजन है। एंड यहाँ पे जो है एनर्जी डेफिसिट इतना ज्यादा हाई है कि टेम्परेचर दे आर मच मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इवन समर्स के टाइम पे भी जो है, पीक समर्स के टाइम पे भी टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से नीचे ही होता है। विंटर्स के टाइम पे तो ये 90 डिग्रीज के आसपास में पहुंच जाता है। दैट इज वाई ये कॉन्टिनेंट जो है कंप्लीटली स्नो से कवर्ड है, कंप्लीटली आइस से कवर्ड है। दैट इज वाई कई बार हम लोग इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी व्हाइट कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोल देते हैं इसको। अगर हम इसकी एज फार एज इसकी फिजियोग्राफी की बात करें, व्हेन वी टॉक ऑफ इट्स फिजियोग्राफी, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि फिजियोग्राफिकली इट इज अ कॉन्टिनेंट। इट इज नॉट एन आइस शेल बट इट इज अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगर हम आर्कटिक की बात करते हैं, आर्कटिक जो है मैंने यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। आर्कटिक जो है इट इज व्हाट, इट इज जस्ट अ फ्रोजन वाटर। ठीक है, इट इज जस्ट फ्रोजन सी, इट इज जस्ट फ्रोजन वाटर
यहाँ पे कोई बीच के अंदर जो है कोई ठोस लिथोस्फेरिक लैंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं, लिथोस्फेयर अवेलेबल नहीं है। बट जो आपका कॉन्टिनेंट है ऑफ एंटार्क्टिका, इसके अंदर जो है आपको ठोस लिथोस्फेयर देखने को मिलता है, हार्ड रॉकी सरफेस देखने को मिलती है, ठीक है। दो इट दिस हार्ड रॉकी सरफेस इज कवर्ड बाय द स्नो, ठीक है, स्नो से कवर्ड है, बट अगेन है क्या ये एक्चुअल में, इट इज अ लैंड मास, इसके नीचे आपको लैंड मास देखने को मिलता है, बट अगेन इट इज कवर्ड बाय द स्नो। सो अगेन ये जो है ये सारा जो एंटार्क्टिका है, इट इज अ हाई प्लेट्यू, ये प्लेट्यू रीजन है आपको, और आसपास में आपको कोई कोस्टल रीजन देखने को नहीं मिलेंगे, देयर आर न्यू कोस्टल रीजन, इस तरह के कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो इट इज ऑल दिस हाई प्लेट्यू रीजन जो आपको देखने को मिलता है। एंड इसी के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, इसी के ऊपर आपको माउंटेन, इसी के ऊपर आपको वैली देखने को मिलती हैं, प्लेट्यू देखने को मिलते हैं, प्लेन्स देखने को मिलते हैं, इसी के ऊपर आपको देखने को मिलता है। बट इसके जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे आपको कोई प्लेन्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं आइस शेल्फ्स, ठीक है, बड़ी बड़ी जो है बर्फ की या जमा हुआ पानी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको कोई कोस्टल प्लेन्स देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। देन अगेन कई बार देखो ये माउंटेन्स, मैंने आपको बताया ये रीजन जो है आपके वैली वाले रीजन है, इनको हम लोग स्ट्रेंजली इनको हम ओएसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको माउंटेन वैलीज मिलेंगी, देन उसके बाद रेंजेस मिल जाती हैं, देन आपको इस तरह की डीप वैलीज मिलती हैं, इनको हम लोग ओएसिस बोल देते हैं, ठीक है। कई कई जगह तो ऐसी है कि यहाँ पे जो आपका आइस की डेप्थ है, ये आइस की डेप्थ जो है इट इज रीचिंग इवन अप टू 4000 मीटर, 4000 मीटर की डेप्थ पे भी पहुंच रही है, इतनी डीप जो है इसके अंदर आइस मिल जाती है आपको देखने के लिए, राइट। तो चलो हम लोग थोड़ा बहुत फिजियोग्राफी की बात कर लेते हैं। फिजियोग्राफी, यहाँ पे फिजियोग्राफी के लिए क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है देखने के लिए, वो देख लेते हैं हम लोग। जनरल इंट्रोडक्शन तो कर ही लिया हम लोगों ने, देन लेट अस टॉक अबाउट द फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में जो है इसके दो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, दो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ईस्ट एंटार्क्टिका एंड वेस्ट एंटार्क्टिका, ईस्ट एंटार्क्टिका एंड वेस्ट एंटार्क्टिका। और क्या चीज इसको यहाँ पे सेपरेट कर रही है, देखो यहाँ पे इस साइड में देयर इज अ सी कॉल्ड एज मिडिल सी। यहाँ पे यार अपनी एटलस निकाल लो, मैं हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, एंटार्क्टिका बनाने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल दैट इंपॉर्टेंट। सो हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे मैं इसमें करा दूंगा। सो यू डोंट नीड टू मेक इट और ड्रॉ इट, ऑल यू नीड टू डू इज ओपन अप योर एटलस। एटलस में आपका जो है पोलर रीजन्स वाला मैप है, इसको आप खोलिए, वहां पे आप एंटार्क्टिका निकाल लीजिए, ठीक है। सो दिस इज वेडल सी, एंड इसके नीचे जो है सेकंड साइड में आपको मिलता है, सदर्न साइड में दिस इज द रॉस सी, ठीक है। तो ऊपर आपको जो है ये अटलांटिक वाला साइड है, अटलांटिक वाली साइड में आपको वेडल सी मिलेगा, एंड नीचे जो है इंडियन ओशन वाला साइड है, जो यहाँ पे आपको सॉरी ये इंडियन ओशन वाला साइड नहीं, दिस इज द पैसिफिक साइड, पैसिफिक ओशन वाली साइड में जो है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज द रॉस सी, ठीक है। सो वेडल सी एंड रॉस सी, ये जो दो सीज हैं, एंड इनके साथ में एक एसोसिएटेड आइस शेल्फ देखने को मिलती है आपको, दिस इज कॉल्ड एज द रॉन आइस शेल्फ एंड दिस इज कॉल्ड एज द रॉस आइस शेल्फ, ठीक है। सो वेडल सी, रॉस सी, रॉन आइस शेल्फ एंड रॉस आइस शेल्फ, और इसके साथ में आपको यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, दीज माउंटेन्स आर दीज ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, ठीक है। मिल रही है आपको ये तीनों चीजें देखने के लिए, वेडल सी, रॉन सी, एंड देन उसके बाद आपका दीज माउंटेन रेंजेस, दीज आर कॉल्ड एज द ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। ये तीनों मिलके, ये ये रीजन और ये माउंटेन्स मिलके एंटार्क्टिका को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वेस्ट एंटार्क्टिका एंड ईस्ट एंटार्क्टिका, ठीक है। वेस्ट एंटार्क्टिका जो है इट इज लाइंग, ये आपका सारा जो है दिस इज पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन की तरफ को लाई कर रहा है, एंड जो आपका ईस्ट एंटार्क्टिका है ये आपका ऊपर वाली साइड जो है अटलांटिक वाले पोर्शन में, और ये वाली साइड जो है ये आपका इंडियन ओशन वाली साइड को लाई कर रही है, ठीक है। सो वेस्ट एंटार्क्टिका एंड ईस्ट एंटार्क्टिका आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्टिव वोल्केनो भी देखने को मिलता है, यू विल फाइंड समवेयर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पे रॉस सी के पास में, दिस इज द माउंट एरेबस, ठीक है। दिस इज माउंट एरेबस, दिस एरेबस जो है इट इज द एक्टिव वोल्केनो इन एंटार्क्टिका, एक्टिव वोल्केनो एंटार्क्टिका में, एंड दिस एक्चुअली जो है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, इस रॉस आइस शेल्फ के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अभी आइस शेल्फ देखो, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताई दिया, बेसिकली आइस शेल्फ है क्या, आइस शेल्फ जो है इट इज नथिंग बट इट इज फ्रोजन वाटर, ठीक है। फ्रोजन सी वाटर है और कुछ नहीं है, फ्रोजन सी वाटर के जो है यहाँ पे बड़े बड़े इस तरह के आइस के शेल्फ बने हुए हैं, इन्हीं शेल से जो है जब छोटे टुकड़े निकलते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम लोग कह देते हैं व्हाट आर दे कॉल्ड एज, दे कॉल्ड एज आइसबर्ग्स, ठीक है। चलो,
सो एनीवेज यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, दिस इज द एरेबस, माउंट एरेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहीं पे इसी ईस्टर्न पोर्शन में, ईस्ट अंटार्कटिका में आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। दिस ग्लेशियर इज हियर एंड दिस ग्लेशियर, द नेम ऑफ दिस ग्लेशियर इज लैम्बार्ट ग्लेशियर। ठीक है, लैम्बर्ट ग्लेशियर, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है एंड दैट इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। वन मोर थिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इज दिस एंटार्क्टिक पेनिनसुला रीजन। ठीक है, ये एंटार्क्टिक पेनिनसुला रीजन जो है अगेन इट इज, इसका जो ये वाला टिप है इट इज क्लोज टू द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के टिप के साथ क्लोज में है। एंड ये जो एंटार्क्टिक पेनिनसुला है इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ एंडीज, ये एंडीज का ही एक्सटेंशन है टुवर्ड्स एंटार्क्टिका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एज सच यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी एंड दैट इज़ इट। इसके बाद हम लोग फटाफट से इसके क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक ऑफ द क्लाइमेट, एज फार एज क्लाइमेट इज कंसर्न, ये क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ लाइंग बियॉन्ड 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है अलोंग एंटार्क्टिक, सारा एंटार्क्टिक सर्कल के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। सो अगेन द टेम्परेचर्स आर वेरी लो एंड इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर्स कोल्ड क्यों है, एक ये तो क्योंकि ये साउथ में मिल रहा है, दूसरा कि ये जो है इट इज़ अ प्लेट्यू रीजन एंड इट इज़ फाउंड इन द ग्रेट हाइट्स। ठीक है, एवरेज जो हाइट है इसकी ये 2000 मीटर के आसपास में है। सो अगेन इतनी हाइट का प्लेट्यू है ये, बिकॉज ऑफ दैट अगेन टेम्परेचर्स आर वेरी लो, इतना लो कि जो विंटर्स के टाइम पे, विंटर्स यहाँ पे कब होती है, मई जून जुलाई के टाइम पे विंटर्स होती है, टेम्परेचर्स कैन रीच अप टू -90 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पहुंच जाती हैं। एंड इवन इन द पीक ऑफ द समर्स, समर्स के पीक के टाइम पे भी, दिसंबर जनवरी के टाइम पे यहाँ पे पीक समर्स होती हैं, उस टाइम पर भी टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से नीचे ही होता है। ठीक है, सारा साल यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड एंड आइसी विंड चल रही होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्लिज़ार्ड्स। ठीक है, ब्लिज़ार्ड ये क्या है, दे आर नथिंग बट स्नो स्टॉर्म्स, बहुत ही ज़्यादा तेज और ठंडी हवाएं चलती हैं थ्रू आउट एंटार्क्टिका एंड दे आर कॉल्ड एज ब्लिज़ार्ड्स। ठीक है, इन ये ब्लिज़ार्ड इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनको डायरेक्टली फेस नहीं किया जा सकता। टेम्परेचर जो विंड स्पीड है यहाँ पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है, दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी डेवस्टेटिंग। राइट, सो यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है, अगर हम वेजिटेशन की बात करें, लाइफ की बात करें, तो यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन है, किस तरह की जो है आपको एनिमल लाइफ देखने को मिल रही है। सी अगेन यहाँ पे सिंस इट इज एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो, सब कुछ स्नो से कवर्ड है, सो बिकॉज ऑफ दैट स्नो या आइस से कवर्ड है, बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट फाइंड यहाँ पे प्लांट्स या ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, यू डू नॉट फाइंड ट्रीज या जंगल इस तरह देखने को नहीं मिलते हैं। ऑल यू फाइंड इज कुछ एरियाज में आपको मॉसेस एंड लिचन्स जैसे आपको प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, मॉसेस एंड लिचन्स देखने को मिलती हैं, स्पेशली रॉकी स्लोप्स में आपको ये देखने को मिलते हैं एंड दे आर फाउंड ओनली अलोंग द कोस्ट। अंदर जो है जो आपका मेनलैंड एंटार्क्टिका है वहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, कोस्ट की तरफ को आपको मॉसेस एंड लिचन्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगेन वही कोस्टल रीजन्स में जहाँ पे जो आपका समर्स के टाइम पे क्या होता है, थोड़ा बहुत कोस्ट ग्रासेस देखने को मिल जाते हैं एंड थोड़े बहुत फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं अगेन जिन उन कोस्टल रीजन्स में जहाँ पे क्लाइमेट जो है कंपैरेटिवली माइल्ड होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे अंटार्कटिक आपका पेनिनसुला है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पेनिनसुलर रीजन में, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स या कोर्स ग्रासेस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एंडीज वाला पोर्शन बताया वहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रासेस देखने को मिल जाती है, मॉजिलेशन देखने को मिल जाते हैं। अगेन अगर हम एनिमल लाइफ की बात करें तो सारा जो एनिमल लाइफ है, इवन जो कि आपका लैंड में एंटार्क्टिका में रह रहे हैं, दे आर ऑल कन्फाइंड टू दी कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में ही है एंड मोस्ट ऑफ देम जो है दे आर डिराइविंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दी सी ऑर्गेनिजम्स, जो आसपास में जो आपका सीज हैं या जो आपके वाटर बॉडी है वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स पनपते हैं उन्हीं से सारा न्यूट्रिशन जो है ड्राइव किया जाता है। इसका जो बेस है इट इज व्हाट, इट इज दिस एनिमल कॉल्ड एज krill। इट इज़ अ वेरी स्मॉल फिश, बहुत छोटी सी फिश है एंड श्रिम्प लाइक फिश है, जो कि बहुत बड़े बड़े समूहों में, जिन्हें जिन्हें हम शोल्स कहते हैं, बहुत बड़े बड़े शोल्स में आपको एंटार्क्टिका के आसपास जो रिस्पेक्टिव ओशंस है वहाँ पे देखने को मिलती है। और ऑलमोस्ट सारे जो जानवर हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, जिस फॉर इंस्टेंस सील्स हो गई, सी बर्ड्स, पेंगुइन्स, ये सारे जो हैं दे ऑल डिपेंड अपॉन krill फॉर देयर
फॉर देयर न्यूट्रिशनल पर्पसेस। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लू व्हेल्स भी देखने में मिलते हैं। ब्लू व्हेल जो है अगेन दिस इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगेन ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन आसपास में जो प्लैंक्टन्स होते हैं इनको खाती है एंड इससे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। यू विल फाइंड वन इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन इन एनिमल लाइफ। यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन आपको देखने में मिलती है टू वीड आउट दिस एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड को सहने के लिए जो एनिमल्स हैं उनके आसपास में एक थिक फैट की कोटिंग आपको देखने में मिलती है। एंड इस कोटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस कोटिंग को हम लोग कहते हैं ब्लबर। ये दोनों काम करती है। एक काम ये करती है तो एक्सट्रीम जो आपका कोल्ड है इससे इंसुलेट करती है, इससे इंसुलेशन का काम करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को बचाती है, उसमें हीट मेंटेन करती है। एंड सेकंड जो है ये इवन रिजर्व फूड की तरह भी काम करती है, रिजर्व फूड एनर्जी की तरह भी काम करती है इन केस कि जो फूड है वो अवेलेबल नहीं है लॉन्गर टाइम्स के लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एनिमल जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको सील्स देखने को मिलती हैं, पेंगुइन्स देखने को मिलती है, स्पेशली सील्स लाइक एम्परर सील्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एंड आपको पेंगुइन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका जो है सॉरी एंटार्क्टिका सदर्न जो कॉन्टिनेंट इट इज नोन फॉर दी हैबिटेशन ऑफ पेंगुइन्स। ठीक है, यहाँ ये जो है बड़े बड़े गुटों में बड़े बड़े ग्रुप्स में रहती है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम रुकरीज कहते हैं। बड़ी कॉलोनीज में रहती हैं कॉल्ड एज रुकरीज। ठीक है, ये पेंगुइन भी जो है दे हैव स्पेसिफिक दे आर एक्चुअली बर्ड्स, they are actually birds but they have specifically adapted to this harsh climate of Antarctica। अभी करती क्या है, अगेन इनके आसपास भी, इनके शरीर के आसपास में थिक जो है वो ब्लबर की कोटिंग मिलती है आपको। एंड ए ब्लबर जो है अगेन इनके जो फीट हैं दे आर वेब्ड फीट सो दैट दे कैन बी बेटर स्विमर्स। एंड फ्लिपर जो है मिलते हैं आपको इंस्टेड ऑफ विंग्स। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी एक्सपर्ट स्विमर्स एंड दैट इज हाउ दे सर्वाइव इन दी ओशंस अराउंड एंटार्क्टिका। ठीक है, पेंगुइन जो है दे आर पेंगुइन एंड सील्स बोथ ऑफ देम दे आर for their life cycle they are depend upon the mainland Antarctica। इसके ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। दे अगेन कम यहाँ पे जो है नेस्टिंग करती हैं एंटार्क्टिका के कोस्टल रीजन्स में नेस्टिंग करती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट एंटार्क्टिका दो इट लुक्स वेरी हार्श बट इट इज अगेन होम फॉर सम एनिमल लाइफ। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द पेंगुइन्स। एंड ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े नेस्ट हैं, दीज आर कॉल्ड एज रुकरीज and these are found specifically in your Antarctica region। ठीक है, एंटार्क्टिका रीजन में मिलता है आपको। एंड दे इवन एक्सटेंड टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के नीचे चिली पोर्शन में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दीज आर दी एम्परर पेंगुइन्स। ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड एज दी वेडल सील्स। ये स्पेशली आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, वेडल सी में देखने को मिलती हैं, वेडल सी। एंड दिस इज द आर्कटिक krill which is actually the base food for all the animals। ठीक है, एंड ये जो है दिस इज दी सेरेटोडॉन पर्पसेस मॉस। ये जो है आपको देखने में मिलती है इन एंड अराउंड, कहाँ पे, इन एंड अराउंड दी कोस्टल रीजन्स ऑफ एंटार्क्टिका। राइट, सो इसके बाद हम लोग मिनरल लाइफ की बात कर लेते हैं। मिनरल्स अगेन माना जाता है कि जो एंटार्क्टिका है इट इज वेरी वेरी रिच इन मेनी मिनरल्स, मेनी रेयर मिनरल्स, फॉर इंस्टेंस गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, कॉपर एंड ऑब्वियसली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े रिजर्व यहाँ पे हैं। बट अगेन इन रिजर्व्स को, इन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिस कॉन्टिनेंट is to be used but only for scientific purposes। scientific purposes के लिए ही यूज कर सकते हो, basically to study climate of the earth और basically to study the origin of its crust कि किस तरह से crust का यहाँ पे origination हुआ, क्या जो है climate है, किस तरह से climate change हुआ, paleo climates कैसे देखने हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनका विश्लेषण करा जा सकता है यहाँ पे। so as such ये जो है it is available for scientific endeavor only and not for the economic exploitation। ठीक है जी। सो अगेन अगर हम सारा, दिस इज जस्ट अ फैक्ट दैट 70% ऑफ द अर्थ सप्लाइज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का सप्लाई जो है पूरे वर्ल्ड का 70% ऑफ इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आइस कैप्स ऑफ एंटार्क्टिका। ठीक है, बट अगेन दैट इज नॉट द thing that needs to be done। So then we talk about the expeditions, how we come to know about Antarctica and who reached Antarctica। Expedition जो है to reach the South Pole which is lying there in the Antarctica। मैंने आपको पीछे दिखाया नहीं, so again let this make you see। So everybody wanted to reach here। This is the South Pole of the world। and ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं वही 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की। उस टाइम पे क्या था, इट वाज द एज ऑफ डिस्कवरीज। एवरीबॉडी वाज टेकिंग बिग जर्नीज, सी जर्नीज जो है ले रहे थे।
एंड देन केम द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 1900 की बात स्टार्ट हुई। 1900 स्टार्टिंग में पीपल वांटेड टू रीच नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। जो ग्रेट नेविगेटर्स थे, फॉर देयर ग्लोरी एंड फॉर ऑनर ऑफ नेविगेशन, ऑनर ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू लाइफ, न्यू वर्ल्ड्स, दे वांटेड टू रीच बोथ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। इनमें से जो है दो इम्पॉर्टेंट जो लोग निकल के आते हैं जो साउथ पोल में एक्सपीडिशंस करते हैं, दे वर द स्कॉट, his name was Edmund Scott and Amundsen, another one Scott and Amundsen। ये जो है दो लोग निकल के आते हैं who eventually ventured into एंटार्क्टिका, ठीक है जी। अगेन बहुत ही ड्रामेटिक एक्सपीडिशन आपको देखने में मिलता है 1900 में, बहुत अच्छी कहानी है इनकी। 1911 में ये लोग जो है एक्सपीडिशन साउथ पोल की तरफ जाने को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्कॉट वाज अ इंग्लिशमैन, he was an Englishman and he wanted to first explore North Pole। North Pole को जो है वो रीच करना चाहता था, but again there he failed and then eventually he wanted to venture towards South Pole, ठीक है जी। इसने ऑलरेडी एक्सपीडिशन लिया था 1902 में टू रीच द एंटार्क्टिका, साउथ पोल ऑफ एंटार्क्टिका, बट देन he could not finish it। क्यों? बिकॉज as soon as he reached to the coast of Antarctica, what happened, इसका जो क्रू था इसने इसकी बात सुनने से मना कर दिया। एवरीबडी वॉज सिक, दे बिकेम सिक एंड दे टर्न्ड अवे फ्रॉम एंटार्क्टिका, वेंट बैक होम। तो 1902 का जो एक्सपीडिशन है वो उसका फेल हो गया था, ठीक है। सो अगेन व्हाट हैपेंड, ही अगेन गेयर्ड, दिस इंग्लिशमैन अगेन गेयर्ड इन 1911 एंड ही वांटेड अगेन टू एक्सपीडिशन, वांट टू टेक एन एक्सपीडिशन टुवर्ड्स द साउथ पोल। एंड 1911 में क्या है, इसने अराउंड 20,000 इसको जो है डॉलर्स, पाउंड्स एक्चुअली, तो 20,000 जो है पाउंड इसको दिए। किसने? ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश जो क्राउन था उन्होंने दिए, सो दैट ही कैन गो एंड वेंचर इनटू द साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल एक्सपीडिशन को कर सके। सो ही स्टार्टेड आउट इन 1911, बट ये अकेला नहीं था। Again, another team was also preparing an expedition for South Pole. This was the team of Roald Amundsen, ठीक है जी। अमंडसन ने क्या किया? अमंडसन eventually started, he also wanted to also wanted to conquer the South Pole, wanted to reach the South Pole first, and again in 1911 he also started preparation for the expedition to reach South Pole। So again इन दोनों टीम्स के बीच में एक ड्रामेटिक कॉन्टेस्ट हुआ एंड इवेंचुअली इट वाज अ win of Roald Amundsen, but it was a very tragic story of Scott, ठीक है, एडवर्ड स्कॉट। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, फटाफट से छोटी सी स्टोरी बता ही देता हूँ कैसे हुआ क्या हुआ। सो अगेन दोनों ही जो है कहाँ पे, दोनों 1911 में, 1911 में दे स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स द एंटार्क्टिका। एक्चुअली 1910 में दे स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम देयर होम कंट्रीज। 1910 में ही दे हैव स्टार्टेड देयर फ्रॉम देयर होम कंट्रीज टू रीच एंटार्क्टिका एंड बोथ ऑफ देम रीच अराउंड जनवरी, जनवरी के आसपास में बोथ ऑफ देम रीच टू द रॉस सी रीजन ऑफ, और रॉस सी आइस शेल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये जो आपका अमंडसन था, ही रीच समवेयर अराउंड माउंट मोर्डे, ये रीजन में जो है आके इसने कैंप किया। जबकि जो जो आपका एडवर्ड स्कॉट थे, इन्होंने कहाँ पे, इन्होंने सी ऑफ वेल्स, यहाँ पे आके जो है इन्होंने अपना कैंप सेटअप किया। सो इट वाज, दे स्टार्टेड आउट समवेयर ऑन जून जुलाई इन 1910, जून या जुलाई के आसपास में 1910 में इन्होंने अपने घर से जर्नी स्टार्ट करी। दोनों एक्सपीडिशन अलग अलग निकले थे एंड बाय जनवरी दे रीच्ड 1911 दे रीच टू दिस रीजन, ठीक है। बट अगेन व्हाट हैपेंड, इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते they lost the time and they could not take the expedition। यहाँ पे विंटर्स में हम लोग एक्सपीडिशन नहीं कर सकते थे, विंटर्स वर टू हार्श फॉर एक्सपीडिशंस। एंड यहाँ पे विंटर्स कब आती है? विंटर्स आती है मई जून में। सो अगेन दे हैड लॉस्ट द टाइम बिकॉज इसको जो है कवर करने के लिए दे रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 months टाइम। सो दे took the they took the safe side and they started waiting, ठीक है। they too waited for 6 months 7 months and then they started अराउंड सितंबर दे स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स कि सितंबर के आसपास में एक्सपीडिशन करेंगे। दोनों अपनी अपनी तरह से जो है प्लान्स बना रहे थे। फिर व्हाट हैपेंड नाउ, अगेन सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, सितंबर जो है सारा इट वाज वेरी वेरी टर्बुलेंट इन द एंटार्क्टिका, बहुत ज़्यादा जो है टर्बुलेंट मौसम रहा एंड बोथ ऑफ देम प्लेड द वेटिंग गेम,
ठीक है। बोथ स्कॉट एंड अमंडसन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेटिंग गेम किया कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक एक्सपीडिशन नहीं ले सकते, बिकॉज 2-3 महीने का एक्सपीडिशन था एंड इट वाज वेरी वेरी रिस्की। ठीक है। सो व्हाट हैपेंड वाज both of them waited out, but Amundsen took a major decision। इन्होंने जो है 18 अक्टूबर को एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दिया, डिस्पाइट प्रिटी हार्श वेदर कंडीशंस। इन हार्श कंडीशंस के अंडर भी अमंडसन जो है ही स्टार्टेड हिज जर्नी टूवर्ड्स द साउथ पोल। ठीक है। बट since Scott was more experienced, he played out the waiting game and he still इसने क्या किया, इसने वेट किया टिल अराउंड नवंबर तक। and eventually what happened, as soon as he got the news ki the Amundsen has already started his expedition by 1 November, almost 3 weeks later he also started his expedition towards south pole, ठीक है, southern pole। So again both of them started, but eventually what happened, Amundsen had a head start advantage and by 14 December 14 दिसंबर के आसपास तक he was there in the south pole, so he actually won the expedition of south pole। ठीक है। he reached south pole in around 14 December and then he came back at somewhere around 25th January के आसपास तक। so 25th January, it is 25th March, इसके आसपास में ही केम बैक। ठीक है। स्कॉट ही स्टार्टेड लेट एंड जब तक इसने स्टार्ट किया किस्मत भी उसके साथ नहीं थी, द वेदर वाज नॉट गुड एंड ही इवेंचुअली टुक मोर देन 2 months एंड ही रीच्ड द नॉर्थ पोल एट अराउंड 17th जनवरी। 17 जनवरी के आसपास में 2 महीने से ज़्यादा टाइम लेने के बाद he reached South Pole, just to know that there was the Norwegian flag which was there already pinned and fluttering in the South Pole। So eventually इस चीज़ का गिल्ट लेके, इस चीज़ की अगेन निराशा लेके ही केम बैक एंड ही रीच्ड बैक समवेयर अराउंड अराउंड 25th ऑफ अप्रैल। वो जो है 25th अप्रैल के आसपास में वापस पहुंचा एंड बाय द टाइम ही केम बैक ही वाज लाइक सो फटीग, एक्सपीडिशन का फटीग भी था एंड ही वाज आल्सो kind of depressed and he fall ill and he died in the base camp only। Okay, so that was end of Scott and Amundsen actually reached the South Pole first। So but still again in navigational terms, in highlighting this expedition, जब भी हम साउथ पोल की बात करते हैं तो we take the name of both Amundsen and Scott together, but it was Amundsen who reached first। ठीक है। So again this was a dramatic expedition which was taken up by both Scott and Amundsen, but eventually this Roald Amundsen he reached first, he was a Norwegian। Indians again बहुत late में पहुंचे बॉस। Indians जो है again it was in 1982 we took our first expedition under Dr. SM Qasim। इनके अंडर जो है हम लोगों ने 21 मेंबर की टीम बनाई है। 1982 में हम लोगों ने जो है लैंड किया, कहाँ पे लैंड किया, टूवर्ड्स द नदरन एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दक्षिण गंगोत्री जो है एक स्टेशन सेटअप किया। ठीक है। ये सेटअप उसी टाइम नहीं हुआ था, अगेन उसके बाद हमने 2 एक्सपीडिशन और किए। 1983 में हम लोगों ने यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री एक्सपीडिशन सेटअप किया। ठीक है। कहाँ पे है ये, अगेन यू विल फाइंड, अगर आपने मैप खोले हुए हैं तो आप नदर्न साइड देखिए, नदर्न साइड देखिए आप उसकी अपना एंटार्क्टिका की। सो वहाँ पे आपको सबसे ऊपर टॉप में मिल जाएगा दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। जहाँ पे एटलांटिक ओशन लिखा हुआ है उसके साथ में एक प्रोट्रूजन बनी हुई है, वहाँ पे आपको दक्षिण गंगोत्री मिल जाएगा इस तरफ। मैं आपको मैप में दिखाया था, मैप में देखना है। सो हियर इट इज दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पे कहीं पे है दिस पर्टिकुलर पोर्शन दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अपना पहला स्टेशन बनाया। उसके बाद सेकंड स्टेशन जो है इट वाज फॉर्मुलेटेड हियर इन 1989। 1989 में हमने यहाँ पे दूसरा स्टेशन बनाया, दिस इज कॉल्ड एज मैत्री। ठीक है। मैत्री इट इज समवेयर हियर कॉल्ड एज सिचमार ओएसिस। सिचमार ओएसिस यहाँ पे कहीं पे ओएसिस है एंड इस जगह पे हम लोगों ने बनाया। ओएसिस सिर्फ नाम के लिए ओएसिस, यहाँ पे पानी नहीं मिलता बॉस। ओएसिस जो है अगेन इस तरह के वैली रीजन्स को हम लोग एंटार्क्टिका में वैली रीजन्स को हम लोग ओएसिस बोल देते हैं। ठीक है। ओएसिस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वैली रीजन जो है दे आर नॉट इफेक्टेड टू मच बाय द ब्लिज़ार्ड्स।
सो अगेन कंपैरेटिवली सेफर रीजन है टू मेक अप अ स्टेशन, रिसर्च स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई थी, दिस लेक इज कॉल्ड एज लेक प्रियदर्शनी। ठीक है, लेक प्रियदर्शनी, अंडरस्टूड। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे किया था काम। एंड उसके बाद थर्ड जो हम लोगों ने स्टेशन बनाया था, इट वाज इन 2012, 2012 में, अराउंड 3000 किलोमीटर्स दूर, समवेयर हियर बनाया था, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स अवे, समवेयर हियर, इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पे। एंड दिस वाज नेम्ड एज भारती, इट वाज नेम्ड एज भारती। ठीक है, सो अगेन with this particular Bharti station was the all weather station है। and again this Bharti makes India or made India into an elite member of 9 nation club, जिसके अंदर जिसके पास जो है मल्टीपल स्टेशन है। सो वी हैव मल्टीपल स्टेशन इन एंटार्क्टिका नाउ, ओनली 9 मोर कंट्रीज हैव इट, राइट। सो ये जो है आपका एंटार्क्टिका है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एंटार्क्टिका में न्यूज़ पिछले से पिछले साल चली हुई थी। अगेन एंटार्क्टिका थोड़ा बहुत न्यूज़ में चलता ही रहता है, अभी भी चल रहा है, बिकॉज इसके ऊपर का जो ओजोन होल है, कह रहे वो रिपेयर हो गया है, ओजोन होल जो है वो कम हो गया है। एंड इसके बारे में बात कर रहे थे अभी हम। सो इससे 1-2 साल पहले जो है हम लोग यहाँ पे एक और बात कर रहे थे, दिस इज लार्सन आइस शेल्फ। लार्सन आइस शेल्फ मिलती है आपको जस्ट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ दैट साउथ ऑफ योर साउथ अमेरिका। इधर जो आपका एंडीज की एक्सटेंशन यहाँ पे आपको देखने मिलता है आर्टिक पेनिसुला में, एंटार्क्टिक पेनिसुला में, लार्सन आइस शेल्फ। इसी का एक टुकड़ा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज लार्सन सी आइस शेल्फ। एंड ये जो है ये क्या थी, ये अपने मेन शेल्फ से टूट के बिखर गई, टूट के जो है अलग हो गई और अभी समुद्र की तरफ तैरने लग गई थी। ठीक है, सो अगेन दिस न्यूज़ इवेंचुअली मेक हेडलाइंस, इट मेड द हेडलाइंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ये जो आइस शेल्फ है ये टूट के बिखर गया है। ठीक है, दिस आइस शेल्फ वाज एक्चुअली अराउंड 5800 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया, मतलब 50 to 5800 किलोमीटर के, इतना ज़्यादा बड़ा था कि हमको मैप्स को दोबारा रीराइट करना पड़ा, दोबारा जो है बनाना पड़ा, नॉट रीराइट बट दोबारा हमें ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है जी, अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव में डालूँ तो दिल्ली जो है वो 1400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की है, चंडीगढ़ जो है वो अराउंड 600 स्क्वायर किलोमीटर का है, और सॉरी आपका मुंबई जो है अराउंड 680 स्क्वायर किलोमीटर का, और चंडीगढ़ जस्ट अराउंड 150 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो अगर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा चंक जो है वो निकला था इस पर्टिकुलर आइस शेल्फ से। ठीक है कि नहीं। सो इवेंचुअली इज दिस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बड़े क्वेश्चन उठे कि इट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्या ये क्लाइमेट चेंज के करके हुआ। सो अगेन आंसर इज जो आइस शेल्फ है इनका फॉर्मेशन, आइस शेल्फ का टूटना एंड इनका जो है आइसबर्ग का फॉर्मेशन होना, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अननेचुरल, नेचुरल है, और ये होता रहा है और होता रहेगा। बट अगेन दी रेट, जिस रेट से ये हो रहा है, जिस रेट से आइसबर्ग जो हैं वो टूट रहे हैं, या जिस रेट से आइस शेल्फ टूट के समुद्र में गिर रहे हैं, ये रेट जो है इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड इट इज़ कहीं ना कहीं दिस रेट इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सो अगेन बहुत सारे यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने लिखा कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, ये रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ दीज, रेट ऑफ ब्रेकिंग अवे ऑफ दीज आइस शेल्फ, ये जो है इंक्रीज हो गया है। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो आइस शेल्फ है, इस तरह के बड़े बड़े आइस शेल्फ है, तो इवेंचुअली होता क्या है, ये ऊपर धूप पड़ती है, जितना जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा तो क्या होगा, धूप पड़ने से ये ऊपर की जो सरफेस जो आइस है वो पिघल जाती है, और धीरे धीरे क्या करती है वो इन ग्लेशियर्स के अंदर जो है रास्ता बनाने लग जाती है। ठीक है, ये वाटर जो है ग्लेशियर के अंदर रास्ता बनाते हैं, एंड विद टाइम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इसे काल्व कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, दो इट इज नेचुरल बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या हुआ, एक काल्विंग ऑफ दीज आइस शेल्फ एंड क्रिएशन ऑफ जो आपके आइसबर्ग का क्रिएशन है, इट हैज इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन इस तरह के बड़े बड़े आइस शेल्फ जो हैं वो टूट के गिर रहे हैं। ठीक है जी, नाउ अंटार्कटिका जो है इट इज़ अ क्लाइमेट स्टेबलाइजिंग फैक्टर, दो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट द रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज एन अलार्मिंग थिंग फॉर अस
क्यों? बिकॉज क्लाइमेट जो अंटार्कटिका है इट एक्ट्स एज अ क्लाइमेट स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। इसके कारण जो है हमारे दुनिया का क्लाइमेट जो है उसका एक स्टेबलाइजेशन अचीव हो रखा है। अगर ये अंटार्कटिका में जो है इस रैपिड स्टेट से आइस शेल्फ टूटेंगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से जो जो सन की रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएंगी, ठीक है ना। आइस कम रहेगी तो सन की रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएंगी, और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, वाटर जो है वो एक्सपैंड करेगा, एंड अगेन वी नो दैट व्हाट विल हैपन, ठीक है जी। जो सी लेवल जो हम लोग राइज की बात करते हैं दैट विल इंक्रीज, ठीक है जी। इसके अलावा अगेन बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे वो भी इफेक्ट होगी, बिकॉज बहुत सारी स्पीशीज इसी बैरन फ्रोजन कॉन्टिनेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं फॉर देयर लाइफ साइकिल्स। फॉर इंस्टेंस पेंगुइन्स के बारे में मैंने बात किया, एम्प्रेस सील्स के बारे में मैंने बात किया, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं देयर you can say life cycle depends upon these continent or the ice in this continent. So again इसके कारण भी जो है क्या होगा, इस तरह की बायोडाइवर्सिटी भी हार्म होगी, राइट। सो दैट इज इट, इतना ही था अंटार्कटिका में पढ़ने के लिए। इन केस इफ यू वांट टू do this question, you can always attempt this question. Antarctica is the major stabilizing major stabilizer of earth climate and needs to be well studied and well preserved. Elucidate again, इसको लिखने की कोशिश करना 200 words में। and with this I conclude my Antarctica portion. so thank you very much again। physical geography हम लोगों ने खत्म कर दी, छोटा सा पोर्शन था जो रह गया था वो मैंने अभी कवर कर दिया। physical geography of the world as well as general physical geography जो है वो हमने खत्म कर दी है। now we will be moving towards the world resource distribution जो कि आपके मेंस का पार्ट है। अगर आप अपने यूपीएससी के या अपने पीसीएस के या अपने एससीएस के इन सब के अपना सिलेबस उठा के देखोगे तो वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हम लोग करेंगे। एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन ज्योग्राफी। सो अगेन we have reached almost the more than 60% of our syllabus has been covered, and the rest 40% is our Indian geography. So thank you very much. In case if you have any kind of doubts or queries, you can definitely call me up or you can WhatsApp me, and then I'll try to solve your queries as soon as possible. And all the very best.